नमस्कार दोस्तों। उत्तमपुर गांव में ना 2 दिन से बिजली गई हुई थी और शाम होते होते 6 बजते बजते ऐसा लगता था कि मानो आधी रात हो चुकी है। गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता था शाम होते होते। जल्दी से ना उत्तमपुर गांव के लोग ना शाम होने से पहले अपने अपने घरों में चले जाते थे। बहुत कम ही लोग बाहर दिखाई देते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, उत्तमपुर गांव में ना एक जितेंद्र नाम का लड़का रहता था जो ना शहर में रहा करता था। वो गांव बहुत कम आया करता था क्योंकि जितेंद्र शहर में अपने माँ बाप के साथ में रहता था। वो ना उस टाइम अपनी दादी से मिलने के लिए गाँव आता है और वो दिन भर गांव में घूमता है, टहलता है और शाम जैसे ही होता है ना तो उनके दोस्त को बोलने लगता है, अरे यार जितेंद्र तुम ना घर जाओ, अब शाम हो रहा है, जल्दी जल्दी हम भी घर जाते हैं यार, हम घर से बाहर नहीं रह सकते। जितेंद्र बोलता है क्यों यार, क्या हो गया? उसका दोस्त बताता है कि यार कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बाद में हम लोग बात करेंगे, अभी अंधेरा होने से पहले अपने घर जाओ तुम। जितेंद्र वैसा ही करता है। जब उनके दोस्त नहीं मानते हैं, जितेंद्र ना अपने घर चला जाता है और घर जाता है। वहां पे देखता है कि उनकी दादी खाना बना रही होती है और ऐसे बात कर रहा था कि दादी पता नहीं उन लोग मेरे दोस्त से बोल रहे थे कि जल्दी से घर में चले जाओ, शाम होने से पहले चले जाओ, अंधेरा होने से पहले ही तुम अपने घर चले जाओ, के समय में ना बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे थे दादी? ऐसा जितेंद्र अपने दादी से सवाल करता है। उतने में ना बहुत तेज किसी के चीखने की और चिल्लाने की आवाज आता है जितेंद्र को, जो कि उनकी आवाज ना बहुत भयानक थी। इतनी जोर से चीखती चिल्लाती है ना, उतने में ये जितेंद्र खड़ा हो जाता है। वो बैठा था, वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि दादी वो बताओ कौन सी लड़की का क्या हो गया, इतनी जोर से चीख रही है, चलो हमें जाना चाहिए बचाने के लिए। ऐसा जितेंद्र बात करता है अपना दादी से। उनकी दादी ना उनका हाथ पकड़ के खींच देता है। बोलता है बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। एकदम धीमी आवाज से उनकी दादी बोलती है कि बेटा उस आवाज को तुम गौर मत करो, वो आवाज ना कोई इंसान का आवाज नहीं है। ये जितेंद्र बोलता है कि मतलब आप क्या कहना चाहती हो दादी, ये आवाज किसका है? ये तो बिल्कुल लड़की जैसा आवाज है। वो परेशानी में, वो चिल्ला रही है, उनको कुछ तकलीफ है, हमें जाना चाहिए बचाने के लिए। उनकी दादी बोलती कि नहीं बेटा, तुम नहीं जानते हो, तुम शहर से अभी गांव आए हो, तभी तुमको पता नहीं है कि ये किसका आवाज है। जितेंद्र फिर से पूछता है कि दादी किसका आवाज है? तो जितेंद्र की दादी बताती है बेटा कुछ टाइम पहले की बात है, तुम्हारे दादाजी और गांव के मुखिया जी और गांव के एक आदमी, वो जो समोसे वाले दुकान है ना जहाँ बरगद का पेड़ है, वहां पे उन लोग बैठ के ऐसे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और उन लोग बातचीत करते करते काफी रात हो चुका था। उन लोग को पता ही नहीं चला कि कितनी रात हो चुका था। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में थे और वो तीनों वहां पे चाय पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे। उतने में ना गांव के पगडंडी वाले रास्ते से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। इन लोग तुम्हारे दादा सब ना उन लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि इतनी रात को ये लड़की कहाँ से आ रही है और है कौन ये लड़की। उनके शरीर में ना पूरा मैला सा कपड़ा था, उनका बाल बिखरा बिखरा सा था और लगभग उनका उम्र ना 18 से 20 साल की होगी। वो इन लोग देखते ही रह जाते हैं उनको, तीनों का तीनों चुप कि आखिर वो लड़की कहाँ से आई है, कौन है और इतनी रात को अकेले गांव में क्या कर रही है। जैसा सोच ही रहे हैं वो ना धीरे धीरे करके तो दादाजी थे ना उन लोग के पास आते हैं और वो बोलती है कि मुझे ना अपने ससुराल जाने का था, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, क्या मुझे आज रात रुकने का इजाजत आप लोग दे सकते हो? किसी का घर में अगर थोड़ी सी जगह है तो मुझे आज रात रुकने के लिए दे दोगे तो बहुत मेहरबानी होगा। मेरा वो गांव का जो एक आदमी था ना, उसने बोलता है कि मुखिया जी हम इस लड़की को नहीं जानते कि ये है कौन, कहाँ से आई है, और ऐसे अनजान लड़की को अगर अपने घरों में हम जगह दे और अगर कुछ दूसरा कांड करके निकल जाएगी तो फिर इससे अच्छा है कि आप सोच विचार के इसे रुकने के लिए बोलो। उतने में ना ध्यान आता है कि तुम्हारे दादाजी को कि गांव से एक जैसे आंगनबाड़ी जैसा एक रहता है ना घर, वैसा पुराना सा जर्जर सा एक घर था, जो गांव से वो घर ना बिल्कुल बाहर था। अब वो कुछ देर मुखिया जी सोचता है, सोचने का बाद में वो बोलता है कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें रहने के लिए जगह देते हैं,
लेकिन तुम वहाँ पे रुकना, उसके बाद सुबह हम ना रास्ता भी बताएंगे कि तुम किस दिशा में जाना चाहती हो, तुम्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ऐसा मुखिया जी बोलता है और उनको वही घर पे रहने के लिए दे दिया जाता है, जो गांव से बिल्कुल बाहर में था। वो एक अकेला घर था वहाँ पे, और वो घर ना बहुत पुराना घर था। जगह जगह पे सीलन लगा हुआ था, हरी हरी घास है उसमें, उसमें कोई रहता नहीं था, लेकिन वहाँ पे उनको रुकने के लिए देते हैं ये लोग। अब मुखिया जी आते हैं रात के समय में अपने घर में, और वो तुम्हारे दादाजी भी आते हैं, और वो भी आदमी चला जाता है अपने घर पे। लेकिन उस रात ना मुखिया जी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वही लड़की का चेहरा उनके सामने आ रहा था। ये बार बार ये सोचता था कि क्या पता लड़की का शरीर में कपड़ा भी ढंग का नहीं है, और ठंडी का मौसम है, क्या पता उनको ठंड लग रहा होगा, क्या पता वो ठंड से कांप रही होगी। ऐसा मुखिया जी सोचते हैं और उनको नींद ही नहीं आता है। काफी देर तक वो सोचने विचारने के बाद में मुखिया जी उठ के बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में वो एक मोटा सा कंबल लेता है। वो सोचता है कि जाके मैं उस लड़की को दे के आऊं। मुखिया जी अपने घर से वो कंबल लेता है और निकल जाता है उस पुराने घर की तरफ। अब वहां पे जैसे जाता है मुखिया जी, दरवाजा हल्का खुला था, लेकिन घर के अंदर पूरा अंधेरा था। ये आवाज लगाता है बाहर से, बिटिया तुम हो? कुछ भी आवाज नहीं आता है। ये मुखिया जी थोड़ा और आगे बढ़ता है और दरवाजा थोड़ा सा धक्का लगाता है, और ये अंदर जाता है। उतने में क्या देखता है मुखिया जी कि उस लड़की का आगे ना एक मरी हुई भैंस पड़ी हुई है, और उसका मांस वो कच्चा चबा के खा रही थी। उनका खून ना पूरा कपड़े में लगा हुआ था। उनका मुंह में अभी भी भैंस का मांस उनके दांतों में फंसा हुआ था। अब ये चीज देख के ना मुखिया जी को पूरा हालत खराब हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता है। उतने में ना वो मुखिया जी की तरफ मुड़ते हुए देखती है, और वो इतनी खतरनाक स्माइल देती है कि मुखिया जी तो हालत खराब हो जाता है। मुखिया जी को ना उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाहर निकलूं कि क्या करूं उनको देख के। और हंसते हुए वो बोलती है कि धन्यवाद मुखिया जी, आपने मुझे इस गांव में रहने के लिए जगह दी है। मैं इस गांव को अब सारे लोगों को मैं अपनी आहार बनाऊंगी, जो भी मिलेगा मैं उसको मार खाऊंगी। इतना सुनता है मुखिया जी, और उनके पाँव जैसे बाहर निकलने का कोशिश करता है ना मुखिया जी, वैसे उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है। अब दरवाजा बंद हो जाता है। वो बोलती, कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? अभी रुक जा, अभी आपका भोजन बनाना बाकी है। तो मेरा ये भोजन हो चुका है, अब तुम्हें मैं कुछ देर बाद मारूंगी। मुखिया जी तो आप बोलता है कि अब मैं पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। 2-3 बार धक्का लगाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद लास्ट में मुखिया जी भगवान का नाम लेता है, उस दरवाजे को जोर से धक्का लगाता है वहां पे, और वहां से वो बाहर निकलता है, दौड़ते हुए अपने घर आता है। अपने घर आता है रात के समय में ना, किसी को नहीं बताया उसने मुखिया जी ने। और सुबह जैसे ही होता है, सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है, और गांव वालों के सामने बात करता है मुखिया जी कि सुनो सुनो, जिस लड़की को हम लोग रात में ठहरने के लिए जगह दिए वो कोई आम लड़की नहीं है, वो तो एक शैतान है, वो एक चुड़ैल की आत्मा है, जो कि लड़की का रूप लेके हमारे गांव में अब घुस आई है। हम इसको कैसे निकाले ये चीज हम लोग सोचेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घर से कोई भी बाहर मत निकलना, और शाम होने से पहले ही अपने अपने घरों में घुस जाना। ऐसे मुखिया बात करते हैं। अब उसी गांव के एक आदमी बोलता है कि मुखिया जी, अगर वो हमारे गांव में घुस आई और गांव में घुस के हम लोगों को अगर खाने लगी, तो हमारा शिकार, हमारा आहार अगर वो अपना बनाने लगी, तो मुखिया जी बोलते हैं कि नहीं, हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं। लेकिन उपाय ढूंढने से पहले वो ना गांव के लोगों को जो भी अगर मिल जाए बाहर रात के समय में, या फिर गांव के भैंसों को रोज हर एक भैंस कम होने लगा। अब ये चीज जैसे ही सुनता है ना जितेंद्र, उनका हालत खराब हो जाता है, और एकदम उनका शरीर में पूरा सिरन सा दौड़ जाता है। जितेंद्र की दादी बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, बस खाली उस आवाज की तरफ तुम ज्यादा ध्यान मत देना, चलो खाना खा लो और सो जाओ। वो जितेंद्र खाना खाता है और वो सोने के लिए चला जाता है अपने कमरे में। अब सोए हुए ना आधी रात हुआ ही था, उतने में आवाज आता है, जितेंद्र उठो, जितेंद्र, जितेंद्र मुझे बचाओ जितेंद्र।
ऐसा आवाज सुनता है जितेंद्र। वो उठ के तुरंत बैठ जाता है अपने बेड में और बैठता है। उनको लगा कि उनकी दादी उनको आवाज दे रही है, उनकी दादी तकलीफ में है। अब जितेंद्र ना अपने कमरे से बाहर आवाज देते हुए निकलता है, दादी क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। उनको ना जितेंद्र को ना बाहर से आवाज आने लगा था, जितेंद्र मुझे बचाओ जितेंद्र। अब ये घर से ना बिल्कुल बाहर निकल गया था, बाहर निकल के फिर से जितेंद्र आवाज लगाता है कि दादी तुम कहाँ हो और तुम्हें हुआ क्या है। अब ना उसको आवाज बिल्कुल वही पुराने घर की तरफ से आने लगा। अब ये जितेंद्र उस घर की तरफ बढ़ते हुए चला गया आवाज सुनते सुनते। जैसे ही जितेंद्र उस पुराने घर के सामने पहुंचता है ना, फिर से आवाज लगाता है, दादी कहाँ हो, तुम्हें हुआ क्या है। उतने में ना उनके सामने वही लड़की खड़ी हो जाती है जो उस घर में रहती थी। अब की बार वो नॉर्मल इंसान जैसी नहीं दिख रही थी, वो बहुत भयानक रूप ले चुकी थी। उनकी आंखें इतनी काली ना और उनके दांतें जो थी ना बहुत बड़ा बड़ा, बहुत नुकीली थी। वो पूरा जोर जोर से हंसने लगती है। उनके हाथ के नाखून इतने लंबे लंबे थे ना। अब जितेंद्र ये चीज देखता है ना तो बहुत जोर से चिल्लाता है, चीखता है, बचाओ बचाओ मुझे, मुखिया जी बचाओ। और मुखिया जी ये आवाज सुन के तुरंत बैठ जाता है। वो सोचता है कि अभी आवाज इतनी रात में कौन आवाज लगा रहा है, शायद कोई परेशानी में। उतने में ये जितेंद्र के दादाजी दौड़ते दौड़ते मुखिया जी के घर पे जाते हैं और मुखिया जी जल्दी चलिए, उसने ना जितेंद्र को उठा लिया है। अब ना मुखिया जी जल्दी से उठता है और सारे गांव को लोगों को इकट्ठा कर लेता है और सबके हाथों में एक एक जलता हुआ मसाल दे देता है। अब सब लोग ना उस पुराने घर की तरफ जा रहे थे। वहां पे वो चुड़ैल की आत्मा ना जितेंद्र से हंसते हुए बोलती है, इतनी भयानक आवाज से हंसते हुए बोल रही थी कि मुझे बहुत दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, आज मैं तुम्हें अपना हार बनाऊंगी, इसलिए तो मैंने तुम्हारी दादी की आवाज में मैंने बुलाया, नहीं तो तुम आते कैसे। तुम्हारी दादी ने तो तुम्हें पहले ही सतर्क कर दिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी दादी की आवाज में मैंने तुम्हें यहाँ तक खींच के लाई। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। इस गांव को हर एक इंसान को एक एक करके मैं खत्म करूंगी, मैं एक एक करके खाऊंगी। अब जितेंद्र ना भागने का कोशिश करता है, लेकिन उनका पाँव मानो कि किसी ने जकड़ के रखा है, वहां से वो भाग ही नहीं पा रहा है, एक ही जगह खड़ा है। तब तक ना उस गांव के सारे लोग जितेंद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो चुड़ैल खड़ी थी भयानक रूप लेके। नजारा देख के ना सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। उनकी काली आंखें देख के, उनकी बड़ी बड़ी दांतों को देख के, उनकी भयानक हंसी का आवाज सुन के इतना घबरा जाते हैं ना। मुखिया जी बोलते हैं कि तुम सब डरना मत, इकट्ठा होकर खड़े हो जाओ, डरना बिल्कुल भी नहीं। वो मुखिया जी बोलते हैं कि अब तुम्हारा खेल नहीं, तुमने बहुत हमारा फायदा उठा लिया। हम तुम्हें एक सीधी सादी साधारण सी लड़की समझ के हम तुम्हें आसरा दिए और तुम उल्टा हम ही लोग को मारने पे तुली हुई हो, हम ही लोग को खा रही हो। वो पूरा जोर जोर से हंसती है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मुखिया जी, तुम हमें ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मुखिया जी ना हनुमान चालीसा का वही पूरा जोर जोर से पाठ करने लगता है। अब मुखिया जी के साथ साथ में दो चार लोग और जिनको भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने आता था, उन लोग हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ने लगता है। उतने में वो चुड़ैल की आत्मा बहुत जोर से चिल्लाती है, चीखती है, इतने जोर जोर से कि नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुखिया जी बोलता है कि नहीं, आज तुम्हारा कहानी हम यहीं पे खत्म कर देंगे। वो चुड़ैल ना पूरा जोर जोर से हंसती है और बोलती है कि मुखिया जी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, अच्छा हुआ कि तुम सब आ गए, मैं एक एक दिन करके सबका हाल बनाती, इससे अच्छा है कि मैं सबको एक ही दिन में खा जाऊंगी। ऐसा बोलती है और वो अपना हाथ ना लंबा करती है उन लोगों की तरफ, गांव वाले लोगों की तरफ। गांव वालों की तरफ हाथ पहुंचने से पहले मुखिया जी क्या करते हैं कि वो ना पूरा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं, पूरा जोर जोर से।